Good morning, class. How are you all? I welcome you to our daily morning answer writing practice class. So welcome you और जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। आज हमारा पेपर 1 जीएस पेपर 1 का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इट्स 25th ऑफ जून मॉर्निंग का हम सेशन आज ले रहे हैं। लेट्स सी में क्या है आज हमारे लिए। ये मॉर्निंग का क्लास डेली होता है। आई होप सो कि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको आज हमारा जो क्वेश्चन होगा, लेट्स सी, हाँ जी, आज 25th ऑफ जून को हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद सोशल प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन टू 250 वर्ड्स। ये 250 वर्ड्स है यहाँ पे, तो आपको 150 वर्ड्स में मुझे इसका आंसर बैक करना होगा, ठीक है। आप मुझे ये प्लेटफॉर्म इन पे ज्वाइन कीजिए और मेरा इस लिंक से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और यू कैन फाइंड मी वेरी इजीली। वहाँ पे आप मुझे ये क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं डेली, ओके, नो प्रॉब्लम, एकदम फ्री चेक करती हूँ आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, हमको एक टाइम पे ही देखना है कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम वो इफेक्ट करती है सोशल जो प्रॉब्लम्स है, सोशल जो नॉर्म्स है हमारी, सोशल जो सोसाइटी हमारी रहती है, डिफरेंट सोसाइटी। सी, हम कोई डेवलप सोसाइटी नहीं है लाइक वेस्ट, हाँ, हम कोई डेवलप नहीं है, वी आर स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज, ओके। सो हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं और इसी स्टेज में अगर ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है हमारे साथ में, तो वो हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है। लेट्स सी अबाउट इट। हमें क्या करना है इसके अप्रोच में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल रीजंस। जो भी प्रॉब्लम पहले तो हमको बता देनी है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आएंगी, ओके। देन नेक्स्ट इज connect with how these problems are also linked to social processes, how both affect each other, ओके। और कौन सी ये जो हमने एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम बताई, ये अगर हम इसको सोसाइटी में पुट करें तो ये कैसे हमारी जो सोशल लाइफ है उसको इम्पैक्ट करेगी, और दोनों एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। सोसाइटी एनवायरमेंट को और एनवायरमेंट सोसाइटी को, ये हमको बताना है। कंक्लूजन में हम इसको पॉजिटिव जो कंक्लूड कर देंगे कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड हम कुछ व्यू करने वाले हैं, इसका आउटमार्क करने वाले हैं। फ्यूचर में जो इसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा हम वो इसमें कंक्लूजन में दे देंगे, ठीक है। तो स्टेट्स नीड टू अप्रिशिएटिंग द लिंक एंड वर्क इन रिजॉल्विंग सच प्रॉब्लम। हमको रिजॉल्व करने की जो बातें हैं हमको कंक्लूजन में वो बातें बतानी होती हैं, एज ऑल ऑफ यू नो। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, present environmental problems are immediate results of economic practices adapted in the wake of industrialization and consequent man's indifferent attitude towards ecology। ये देखो, कल हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन किया था, एनवायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड मैंने उसका पूरा इकोलॉजी बेसिक्स बता दिया था आपको। आज मैं आपको बता रही हूँ कि एनवायरमेंट कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, ओके। सो आज का जो सोसाइटी है वो टोटली हमारा, हम कंप्लीटली कह सकते हैं कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर चीज़ का हम जितना हो सकता है हम मैक्सिमम हम अपना रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं, राइट। जितना हो सकता है हम अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बदले में चाहे एनवायरनमेंट को भी कोई भी हार्म होता है तो इतना नहीं सोचते हैं। सो ये जो अप्रोच है ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और इसकी जो वेग में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंसिक्वेंट मैन इन डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इकोलॉजी, जो दूसरा जो एटीट्यूड है जो मैन का वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इट्स नॉट गुड, ओके, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमको अपनी वोकैबुलरी का प्रयोग करना होगा इसमें, राइट। सो नेक्स्ट इज रिसोर्स डिप्लीशन। मतलब हमारे जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, लाइक हमारे ट्रीज हो गए, हमारे जो फॉरेस्ट हो गए, हमारे वाटर हो गया, हमारा जो डिफरेंट हमारे सोर्स, जो एनिमल्स हो गए, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, सपोज जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो जो ये जो चीज़ें हैं सारी ये रिसोर्स में आती है, और हम क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए मैक्सिमम हम इनका यूटिलाइज करते हैं विदाउट अ सिंगल थॉट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। सो हम उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना इंस्टेंट हमको इनका बेनिफिट चाहिए होता है, राइट। सो इसका रिसोर्स हम डिप्लीशन कितनी फास्टली हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो हमारा कोल है,
पेट्रोलियम है, ओके, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, डीजल हमारा, ये सब यही होते हैं, ओके। इंटेंसिव इनपुट बेस्ड इकोनॉमी रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, like overuse of groundwater in green revolution areas, forest ecosystem is depleting due to changing land use pattern। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जब से कॉन्सेप्ट आया है तब से ही हमारे जो सीजन्स हैं उसमें चेंज होने लगा है। क्रॉप सीजन वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं, जब बारिश होनी होती है तब नहीं होती है, और जब गर्मी होती है तब ठंड होती है, ठंड में गर्मी होती है, तो पूरा मतलब सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया है। वो सिर्फ किस लिए, जो इंस्टेंटली मतलब जो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिवली ह्यूमन जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन करते हैं उसकी वजह से होता है। फॉसिल फ्यूल हम अंधाधुन उनका यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इंटेंसिव इनपुट बेस्ड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का हमको इतना ये है हमारे पास फोर्स रहता है कि हम उसको, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये किस वे में करना चाहिए, एक सस्टेनेबल वे में करना चाहिए, बैलेंस्ड वे में करना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं, राइट। सो ये देखिए, ये मतलब जितना इसका कैपेसिटी है कि सपोज एक ट्री को हम काट रहे हैं, राइट, और उस ट्री को अगर हम उसकी जगह दूसरा ट्री भी लगाएंगे तो उसको 15 साल तो एटलीस्ट लग जाएंगे पूरा फुल फॉर्म में आने के लिए। तो 15 साल तक तो उसके जैसे पता नहीं कितने लाखों ट्रीज और काट दिए जाएंगे। तो बैलेंस जो है उसका इकोलॉजी का, वो बैलेंस ही खत्म कर दिया है मैन ने, राइट। ह्यूमन ने इकोलॉजी का टोटली बैलेंस खत्म कर दिया है, राइट। सो ये रिसोर्स डिप्लीशन इतनी हाई रेट से हो रहा है कि जिस रेट से उसको दोबारा से हम रिफॉर्म जो हम कर सकते हैं वो चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और एक टाइम आएगा कि ये वर्ल्ड अर्थ पे ऐसा कुछ बचेगा इन जो रिसोर्स इतनी तेज़ी से जो डिप्लीट हो रहे हैं, ये इसका रिजल्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन किस रेट से हो रहा है? एयर, वाटर एंड लैंड, हर तरह का तो पोल्यूशन है। इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज एमिशंस एंड वेस्टेज फ्रॉम द अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। सबको पता है आजकल तो नए नए वेस्ट के तरीके आ गए, ई वेस्ट आ गया, जिनका कोई हमारे पास अभी हम इनको कैसे, सॉलिड वेस्ट है हमारा, सॉलिड वेस्ट जगह जगह डंपिंग, जो पूरे डंपिंग एरियाज होते हैं, इतनी बुरी जो हमारे सिटीज़ हैं, सिटीज़ का पूरा एक पूरा प्रॉपर एक एरिया ही डेडिकेट होता है कि आपको जो वेस्ट है, वेस्टेज है जो आपका सिटीज़ का, शहरों में रहने वाले लोगों का, वो उस जगह डंप किया जाता है। और वो डंपिंग स्टेशन इतने बड़े हो गए, इतने वास्ट हो गए हैं कि उनका एक तो पहली बात, उनको जो वेस्टेज है उसको हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, और ऊपर से वो जो वेस्ट है वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। सो पोल्यूशन को हम कह सकते हैं कि उसका हमारे पास अभी तक ऐसा कोई वे बैक हमको नहीं आया है कि हम इसको ट्रीट करें कि हम कैसे अपना पोल्यूशन कम कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका एक मेन प्रॉब्लम होगा इकोलॉजी का। हम आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से पॉइंट लिखिए। आप ये ध्यान रखिए, जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो एक पॉइंट को आप इतना बढ़ा देते हैं कि उसी में आपका आधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको नहीं करना है, एक सेंटेंस लिखिए, 2 सेंटेंस लिखिए, और इतना मैक्सिमम कीजिए कि उसमें आप पूरी बात अपनी कह पाए। तो इसीलिए आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत होता है, राइट। तो ऐसे हमको मेंस का आंसर करना होगा। ये देखिए जो 250 में मैंने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएं, तो आपको एक साथ मैं ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, राइट। और सिंपल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मैं टॉपिक्स लेती हूँ ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ है ही नहीं। टफ का जो लेवल आएगा मेंस आंसर राइटिंग का, वो बहुत ही, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आने लग गए हैं। अब आपको पता है, अगर आप मेंस का पेपर फॉलो कर रहे हैं तो मेंस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आने लग गए हैं। अब बहुत ही इनडायरेक्ट वे में और कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो उसके लिए आपको अपना बेसिक्स बहुत अच्छा करना होगा कि आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो आपको, और आप अपने उसमें अच्छे से आंसर लिख पाएँ, ठीक है। सो बॉडी में क्या लिखेंगे? सच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड by social processes where each affects other in a cyclic manner। cyclic manner कौन सा होता है? सपोज सोसाइटल, हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे पानी की कमी है, पानी की कमी के लिए हम जाएंगे, कुएं खोदेंगे, कुएं में वहाँ पे जो कुएं का वेल का पानी है वो पानी खत्म हो गया। सो पानी खत्म हो गया तो फिर वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे। सो इस तरह से ना पूरा सर्कल चलता रहता है। और ये जो सर्कल है ना, ये बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी एक जगह अपना वो जगह बनाती है, वहाँ से पूरा इतने साल उसमें इन्वेस्ट करती है, लाइक। और जैसे हम उसका एग्जांपल लेते हैं, झूम कल्टीवेशन, ओके। झूम में क्या होता है, 2 साल तक एक जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे आपका जो सोसाइटी है वहाँ की, वो एक जगह को, फॉरेस्ट को फायर में जला देगी और फिर उसको रिमूव करेगी
और वहाँ पे वो खेती करेंगी सिर्फ 2 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इज दिस इट शुड इट बी द वे ऑफ लाइफ कि ऐसे सोसाइटी का कोई वे ऑफ लाइफ होगा कि आप 2 दिन यहाँ पे रहें फिर वहाँ चले जाएं, ऐसे मूव करते रहें? तो सोसाइटल इम्बैलेंस हो जाती है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी नॉर्म्स है सोसाइटी के, वो ऐसे फिर नहीं बन पाते हैं। अगर हम टोटली मूव करते रहेंगे सोसाइटी से और ग्रो करते रहेंगे तो वो उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, राइट, सोसाइटीज का, अगर एनवायरमेंटल को हम ऐसे ही इम्पैक्ट करते रहे तो, राइट। तो देख लीजिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकमिंग अ सोशल प्रॉब्लम कैसे, अब ये मेन पॉइंट हमारा आ गया है। एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उसने बोला है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सबसे वल्नरेबल, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर कोई भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई वॉर होता है, कोई इकोनॉमिक लॉस होता है, कोई आपका डिजास्टर आ गया, तो सबसे ज्यादा कोई इम्पैक्ट किसी को करेगा तो वो वुमेन और चिल्ड्रन होंगी, राइट। बच्चे और जो औरतें होती हैं किसी जगह की, ओल्ड एज, बिल्कुल अगर ओल्ड एज है तो उनको भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दे कांट मूव सो मर्सीलेसली ना, तो उनका वो जो मूवमेंट है वो हैम्पर हो जाएगा, और वुमेन और चिल्ड्रन तो है ही, ठीक है। वुड बी मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एग्जाम्पल ड्रॉट इंड्यूस्ड फोर्स्ड माइग्रेशन इन सब सहारन अफ्रीका। जो ड्रॉट है वहाँ पे, सपोज जो अफ्रीका के जो एरिया है वहाँ पे एटलीस्ट 11 कंट्रीज आर इन, जो वहाँ पे जो सहारा जो डेजर्ट है, राइट, वहाँ पे आती है, तो उसके जो सोचो 11 कंट्रीज को अगर इफेक्ट कर रही है अगर एक ड्रॉट, वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और तो वहाँ की सोसाइटी क्या करेगी, लोग मूव करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके होगा? सी वुमेन और जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल छोड़ना होगा, वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, पानी नहीं है वहाँ पे फूड नहीं है, तो किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? ऑफ कोर्स वुमेन एंड चिल्ड्रन को, जिनको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है वुमेन को घर में, और ऊपर से मूवमेंट भी फिर उन्हीं को करना है, और फिर से उन पे काम का बर्डन, राइट। सो आई थिंक सो वुमेन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसमें। Disaster inadvertently affect society at large, especially those with less access of resources, जिनके पास resources कम है। जैसे पुअर का एग्जांपल मैंने कल भी आपको दिया था, कोरोना जब आया है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको हुआ है? पुअर को हुआ है। कोई और ड्रॉट हो जाता है, कोई और सुनामी आती है उसमें, तो कौन होगा? जिसके पक्के घर हैं, जिसके अच्छे घर बने हुए, उनको तो सुनामी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। जिनके कच्चे घर हैं, जो नॉन मेटल्ड और ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, कच्चा घर पक्का घर, तो अगर इसमें आपकी कोई रहते हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा जो फिशरमैन कम्युनिटी है उन्हीं को इम्पेक्ट करेगी सुनामी, ऑफ कोर्स। तो और जो पुअर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हम सोसाइटी में देखते हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है उन्हीं के पास रिसोर्स कम होते हैं, और कंट्री में कोई भी पॉलिटिकली सोशली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सबसे पहले इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी टू रिहेबिलिटेट पोस्ट फ्लड और साइक्लोन्स। अगर सपोज फ्लड आ जाता है, केरला में फ्लड आया, ठीक है, किसी का एक पूरा घर बह गया, उसके पास एक जो इनकम का सोर्स था, एक छोटी सी जॉब थी, सपोज वो मैकेनिक था वहाँ पे किसी एरिया में, अब फ्लड आ गया, मैकेनिक की वो जो शॉप थी वो भी खराब हो गई, और फ्लड में उसका घर भी बह गया, तो उसका क्या होगा? इसके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है जीने के लिए ना, इस पर्सन के लिए। और इसके साइमल्टेनियसली एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जिसके बहुत 2-3 घर हैं, पक्के घर हैं, उसके पास एक अपना खुद का शॉप है, एक उसका फार्म है, तो ऐसे ही अगर ये इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो एटलीस्ट वो भूखा तो नहीं मरेगा, उसके पास कुछ ना कुछ तो सर्वाइव करने के लिए होगा, एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, ये जो आदमी है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिसके पास रिसोर्स कम होते हैं उसी को रिहेबिलिटेट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है आपको। सम इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटी एंड साइकिल ऑफ पॉवर्टी। कुछ इकोलॉजिकल मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या करती हैं? इनइक्वालिटी को और बढ़ा देती हैं, ठीक है, और बढ़ा देंगी इनइक्वालिटी को, ठीक है, पॉवर्टी को और बढ़ा देंगी। मैंने बताया ना एग्जाम्पल, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ गया। एग्जाम्पल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन सॉइल इन विदर्भ का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पे हर साल 2 साल 3 साल में एक बार ड्रॉट आती रहती है, और यहाँ के जो सुसाइड जो रेट है फार्मर्स का वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये HYV सीड इन्होंने यूज़ किया, प्लांटिंग किया, तो जो लैंड का जो फर्टिलिटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज भी हो गया, ऊपर से जो ड्रॉट है वो भी आ गया, और फार्मर्स के पास जो लोन है उन्होंने लिया, वो लोन भी देना है, तो सब मिला के क्या होता है, एक जो फार्मर है वो सुसाइड कर लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं मिल बांट के, ये प्रॉब्लम करती है बिकॉज ऑफ
इकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल, वहाँ का एनवायरमेंट ठीक होता, टाइम से बारिश होती और वहाँ का ज़मीन का फर्टिलिटी अच्छा होता, तो क्यों कोई सुसाइड करेगा, ठीक है। वो अपने फार्म में उगाएगा और जितने पैसे मिलेंगे अपना लोन देता रहेगा, राइट। सो कंसिक्वेंट inability reinvest in land in rehabilitation resulting in farmer suicides, ओके। तो ये सब जो रीजंस होते हैं फार्मर सुसाइड का रीजन होते हैं, ठीक है। सोशल कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब इसकी सोशल कॉज थोड़ा देख लेते हैं। हमने अब तक एनवायरमेंटल कॉजेज देख लिए, अब हम सोशल कॉजेज देख लेंगे। चेंजेस इन सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, जो हमारी सोशल वैल्यूज है और नॉर्म्स उनमें भी चेंज आ जाता है अगर उसमें कंसिक्वेंटली कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो सोशल कॉज में भी प्रॉब्लम आ जाता है। कंज्यूमरिज्म विदाउट रिगार्ड्स टू इकोलॉजिकल वैल्यू result in commodification of nature leading to its over exploitation। क्या होता है, कंज्यूमरिज्म, ये भी ले लो वो भी ले लो सब ले लो, जितना भी होता है जितना मिल जाए उतना कम है। आप खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ तो यूज़ करते जा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं रिसोर्सेज कैसे कहाँ से आ रहे हैं। पेपर है, सपोज पेपर हम इतना वास्टली इसका यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं पेपर, तो क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा नेचर पे, ट्रीज पे, ठीक है। और हम जो ऑर्गेनिक जो चिल्लाते हैं कि हमको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, तो ऑर्गेनिक कहाँ से आएगा, और पेड़ उगाए जाएंगे, उनको काटा जाएगा, और जो खेती पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमरिज्म है, जो अंधाधुंध हम चीज़ें खरीदते हैं और लीजिए और इस पे ये ऑफर उस पे ये ऑफर है, रिग्रेसिवली जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों का, तो वो सब किस पे इम्पैक्ट करेगा, एट लास्ट वो एनवायरमेंट पे ही इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो सोशल इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ा देता है एनवायरमेंट प्रॉब्लम, इन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड से इन देयर वे ऑफ यूटिलाइजेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एग्जाम्पल एलिनिएशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। जो अगर एलिनिएशन है मतलब ट्राइबल्स का है, जो उनको ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वो उनकी लैंड है, वो उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। बाहर की सोसाइटी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वहाँ का जो फार्म का प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको हम यूज़ कर लें, वहाँ का जो मिनरल्स है वो भी हम ले लें, और इसको माइग्रेट कर दें एक जगह से दूसरी जगह। जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स को तो एक ही जगह रहना है भाई, उनका जो जगह है जंगल है, उनको तो जंगल में ही रहना है, जंगल में ही मर जाना है, राइट। उनका इकोनॉमी भी उसी पे डिपेंड करता है, उनका खाना भी वहीं से आता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी वहीं है, ठीक है। तो बाहर के लोग आके, सोसाइटी आके उनका जो लाइफस्टाइल पूरा हैम्पर कर देती है, तो सोशल इनइक्वालिटी ये बढ़ जाएगी। फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इट्स रिसोर्सेज यूजेस लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिवेलिंग ओवर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि जो एक्सेस यूज होता है रिसोर्सेज का, वो क्या करेगा, वो एट लास्ट जो सोसाइटीज़ हैं उसमें रह रही हैं, जो फॉरेस्ट सोसाइटीज़ हैं, सपोज ट्राइबल्स हैं, और उनका, और जो नॉर्मल सोसाइटीज़ है जो फॉरेस्ट के बाहर रह रही हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे, राइट। ऐसे होता रहता है। चेंजिंग एंड प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ सोसाइटीज लाइक फूड सिक्योरिटी और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू प्रेशर ऑन ऑलरेडी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स। अब देखो लैंड है, लैंड एक रिसोर्स है, नेचुरल लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, राइट। हम उसमें खेती का जो करते हैं उससे उस खेती को हम बढ़ा सकते हैं बाय द यूज ऑफ कौन सा, HYV सीड्स। हमने बताया ना ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सीड्स यूज हुए थे, दैट्स वाई वहाँ प्रोडक्शन रातों रात दुगना हो गया था, ठीक है। तो ये अगर हम, तो फिर उसमें लैंड पे प्रेशर पड़ेगा, लैंड का फर्टिलिटी कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी तो कम होगा ना, तो वो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगा। और उसके अपोजिट में हमारा जो पॉपुलेशन है वो दिन दिन बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मतलब सब कुछ सारी चीजें एक दूसरे को इन्वर्सली इम्पैक्ट कर रही हैं, और एट लास्ट किस पे आएगा प्रेशर, हमारी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आएगा, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लोग भूखे मरेंगे बिकॉज फूड सिक्योरिटी, फूड नहीं है इतना कहाँ से लेके आएंगे, और फूड है तो बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे पास स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउस नहीं है अच्छे से रखने के लिए, और वेयर हाउस है तो हम वो वाला फूड उगाएंगे जिसमें HYV सीड यूज होगा, तो वैसे बीमारियां आएंगी, ठीक है। तो हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो भी होता है वो नेचर में, वो सबको इम्पैक्ट करेगा, वेदर आप ऑर्गेनिक खाएं या ना खाएं, या अच्छा खाएं, एकदम फार्म में रहें या बाहर रहें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसके हर एक पर्सन को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, हम इसके लिए क्या थोड़ा सोच सकते हैं, क्या हम इसके लिए पॉलिसीज कर सकते हैं। दस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इंटरवाइंड विद सोशल प्रोसेसेस। मैंने बताया एनवायरमेंट और सोशल का एकदम दोनों इंटर रिलेटेड है। देयर इज अ नीड फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी एट सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज इकोलॉजिकल लेवल्स लाइक हाईलाइटेड इन SDG
एंड टू 2030 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने बताया ना उसमें सब ये प्रॉब्लम्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और एजेंडाज ऑफ यूएन हैबिटाट, ये जो कुछ हमारे जो यूएन के जो प्रोग्राम्स हैं और हमारे जो सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो आप कहीं भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे 17 उसके गोल्स हैं, तो उनके 17 गोल्स में से एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, हंगर से रिलेटेड होगा, पॉवर्टी से रिलेटेड होगा कि हमको 2030 तक ये रिमूव करना है। 2030 में 2020 में आ गया कोरोना, तो ये तो और प्रॉब्लमेटिक हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मे भी हम अचीव कर लेते, वैसे भी हमारे पास बहाने होते हैं बहुत ज़्यादा, ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये रीज़न हुआ, और अब तो और कोरोना आ गया तो सबको बहाना मिल ही जाएगा, राइट। तो 2030 तक हमको ये गोल्स अपने करने थे, 17 गोल्स हैं, आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना, इसको गूगल करना, नेट से पढ़ना, बुक से पढ़ना, कहीं से भी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप एक बार रट लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स आपके, ठीक है, उसको कहीं भी पुट करेंगे तो गलत नहीं होगा आंसर आपका, अगर डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो पेपर 3 का ये कोई पार्ट हुआ, पेपर 1 का पार्ट हुआ, तो उसमें कहीं भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करेंगे तो गलत नहीं होता है, राइट। सो ये देखिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मीन्स वे फॉरवर्ड, मतलब हमने कंक्लूजन बता दिया कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो सोसाइटी के साथ इंटर रिलेटेड तो हैं, हमने बता दिया, बट हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाए। हमको सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लेवल पे सब चीज़ों को लिंक करना होगा और सबके लिए एक साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ जो हमारी ये है प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम सिर्फ उसको बढ़ाएं, फैक्ट्रीज को बढ़ाएं, एज वेल एज हमको उसके साथ साथ इकोलॉजी पे भी ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ हमको जो हमारी सोसाइटी उस पर भी ध्यान देना होगा, हमारे जो इकोनॉमी है उस पर भी ध्यान देना होगा, राइट। तो सबको एक साथ हमको लेके चलना है, और वेदर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है, तो हमारा आंसर बहुत इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, और ये मेरे कुछ हैंडल्स हैं, आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और PDF आपको डेली हम दे देते हैं। सो क्लास से रिलेटेड मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी जो सजेशंस हैं वो देते रहिए, कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। सो ये आप देखिए, ये हमने आज क्वेश्चन था ये कर लिया है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सोशल प्रॉब्लम्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 25 जून 25 ऑफ जून का मॉर्निंग का जो सेशन था ये हम कंप्लीट करते हैं इसी के साथ। थैंक यू सो मच।